फुरुटा की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। आप लोगों को पता ही होगा कि 17 साल की जुनको पर उसी के कुछ क्लासमेट्स ने 44 दिनों तक बेरहम अत्याचार किए थे। आज मैं आप लोगों को ठीक वैसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसकी शिकार साउथ कोरिया की यून की उम्र सिर्फ 14 साल थी, जब उसे लगातार 20 दिनों तक हैवानी टॉर्चर का शिकार बनाया गया था। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी यून की डेड बॉडी के साथ जो बर्बरता की गई, उसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। कहानी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और दिल दहला देने वाली है, इसलिए अगर आप कच्चे दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। पर अगर आप आगे सुनना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इन वीडियो को बनाने में मेहनत काफी लगती है और YouTube ऐसे खतरनाक कंटेंट के पैसे भी नहीं देता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक करें, ताकि मुझे थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिल सके। बात है 15 मार्च साल 2014 की। दोपहर के 2 बजे साउथ कोरिया के गिम्हे शहर में रहने वाली 14 साल की यून, जिसने अभी 10 दिन पहले ही हाई स्कूल जाना शुरू किया था, वो अपना घर छोड़कर भाग जाती हैं। यून पिछले कई दिनों से अपने मोबाइल फोन के जरिए किम से बातें किया करती थी। किम, जो कि उस वक्त 24 साल का था, वो कई बार यून को प्रपोज कर चुका था। किम की बातों में आकर आखिरकार यून उस दिन अपने घर से भाग गई और किम के साथ बुसान शहर की एक मोटेल में रहने चली गई। 14 साल की यून को शायद ये लगा था कि वो अपनी प्रेमी के साथ जा रही है, और उस छोटी सी बच्ची को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या हैवानियत होने वाली थी। किम ने यून को पहले से ही अपने दोस्तों से मिला रखा था। किम के दोस्तों में यांग, हो और जोंग नाम की 3 लड़कियां थी, जिनकी उम्र 15 साल थी, जबकि एक और यांग थी जिसकी उम्र 16 साल थी। ये सभी एक दूसरे के क्लासमेट्स थे, जबकि 24 साल का हो, 24 साल का ली और 24 साल का दूसरा ली, ये 3 लड़के थे जो कि उनके सीनियर्स थे। एक तो इन लोगों के नाम भी अजीब होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैंने मेन कैरेक्टर्स के नाम को डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखा है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो डिस्क्रिप्शन खोल के रख सकते हैं। तो उस 15 मार्च 2014 के दिन यून किम के साथ अपने घर से भाग जाती हैं और ये लोग बुसान शहर के एक मोटेल में चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के अलावा उनके सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं। पहले दिन तो ये लोग मिलकर जबरदस्त पार्टी करते हैं, पर अगले ही दिन पैसे की तंगी शुरू हो जाती है। अब किम और उसके दोस्त अपना असल रंग दिखाना शुरू करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर यून की प्रोफाइल बनाते हैं और उसके जरिए क्लाइंट्स ढूंढकर यून से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाते हैं। बदले में जो पैसे मिलते हैं, इससे ये लोग अपना गुजारा चलाते हैं। 14 साल की यून इन लोगों से इतनी डर जाती है कि वो कुछ कर भी नहीं सकती। इधर जब यून कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब इन लोगों को इसके बारे में पता चला तो डर के मारे इन लोगों ने यून को अपने घर जाने दिया, पर जाने से पहले इन लोगों ने यून को डराया, ये कहते हुए कि अगर यून ने गलती से भी अपने परिवार या पुलिस को प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताया तो ये लोग वापस आकर उसे उठा ले जाएंगे। 14 दिन बाद 29 मार्च को यून वापस अपने घर लौटती हैं। अपने पिता के पूछने पर यून उन्हें रोते हुए सब कुछ बता देती हैं। वो अपने पिता को बताती हैं कि इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती गंदा काम करवाया, मुझे पूरा दिन बांध के रखते और दिन भर में सिर्फ एक बार ही खाना देते थे। जब यून के पिता ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने पुलिस के पास जाने और रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए यून को समझाया, पर यून ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये लोग काफी खतरनाक हैं और अगर उन्हें पता चला कि हम लोग पुलिस के पास गए थे तो ये लोग वापस आकर मुझे उठा ले जाएंगे। अगले दिन 30 मार्च रविवार का दिन था। यून अपने पिता के साथ चर्च जाती हैं। चर्च में दोनों के प्रेयर की जगह अलग अलग होती थी, क्योंकि चर्च में
अलग अलग एज ग्रुप वाले लोगों को अलग अलग बिठाया जाता था। दोपहर में जब सारी प्रेयर्स खत्म हुई तो यून के पिता चर्च से बाहर आकर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। पूरा चर्च खाली हो गया पर यून कहीं पर भी दिखाई नहीं देती थी। यून के पिता के हाथ पैर कांपने लग गए। घबराए हुए यून के पिता पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी कहानी बताई। यून के पिता की कहानी सुनकर पुलिस ने एक टीम बनाई और यून को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर यून को चर्च से किडनैप करने के बाद ये लोग यून को लेकर एक मोटेल से दूसरे मोटेल घूमने लग गए। इन लोगों ने यून को वापस प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। ये लोग दिन भर यून के लिए कस्टमर्स ढूंढते रहते और 14 साल की यून को एक दिन में 4 से लेकर 8 कस्टमर्स के साथ सोना पड़ता। कभी कभी कस्टमर उनकी मोटेल पर आता तो कभी ये लोग यून को लेकर कस्टमर के पास चले जाते। शुरुआत के 4 दिन तो बस यही चला। 4 अप्रैल की रात 10:30 बजे यून ने गलती से मोटेल के कंप्यूटर से अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन कर लिया। ग्रुप के लड़कों में से किसी को पता चल गया और ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। इन्हें लगा कि यून की इस हरकत की वजह से उनका लोकेशन एक्सपोज हो जाएगा। इन लोगों ने अब यून को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अभी तक जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन करवा के पैसे कमा रहे थे, ये लोग अब यून को अपनी इस नादान सी हरकत की वजह से टॉर्चर करने लगे। आधी रात तक ये लोग एक के बाद एक करके यून को मारते रहे। जब मारते मारते ये लोग थक गए तो उन्होंने यून को एक कमरे में बंद कर दिया और ग्रुप की लड़कियों को एक के बाद एक यून पर नजर रखने बिठा दिया। अगले दिन से वापस इन लोगों का टॉर्चर शुरू हो गया और दिन ब दिन ये टॉर्चर बढ़ता ही गया। इन लोगों ने 14 साल की यून को सोजू की 2 बोतल एक साथ पिला दी। अब सोजू साउथ कोरिया में पिया जाने वाला एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है। इस वीडियो में आप सोजू का एक छोटा सा ड्रिंक पीने के बाद लोगों का रिएक्शन देख सकते हो। तो जब यून ने इतना सारा सोजू एक साथ पी लिया तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। तो इन लोगों ने सारी उल्टी एक बाउल में भरी और यून को चाटने पर मजबूर कर दिया। अकेली छोटी सी यून के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यून बार बार इन लोगों से घर जाने के लिए भीख मांगती रही और हर बार यून की इस दरखास्त के बदले उसे और ज्यादा टॉर्चर मिलता। एक बार जब यून ने उन्हें घर जाने देने के लिए कहा तो इन लोगों ने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक यून को 4 लड़कियों से एक के बाद एक करके फाइट करनी होगी और अगर यून ये फाइट जीत जाती हैं तो ये लोग उसे आज़ाद कर देंगे। इधर इन 4 लड़कियों को भी ये धमकी दी गई कि अगर उनमें से कोई भी लड़की यून से हार जाती है तो यून को आज़ाद करके उसके बदले में उस लड़की को बंदी बनाया जाएगा। ऐसी हालत में भी यून इन 4 लड़कियों से लड़ी भी और पीटी भी गई। इसके बाद 25 साल के ली ने यून का मुंह पीछे की तरफ लटकाया और उसके गले पर अंधाधुंध मुक्के मारने लगा। इन लोगों ने एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक फैन लिया और यून के बदन को उसके अंदर लपेट दिया। लड़कियां भी यून को टॉर्चर करने का एक मौका नहीं छोड़ती। वो कमरे से फर्नीचर उठा उठा कर परेशान यून को फेंक के मारती और ग्रुप के लड़के इस चीज के लिए उन्हें उकसाते रहते। यून के बदन के एक एक हिस्से से खून निकल रहा था। हर घाव से उसे जलन और दर्द महसूस हो रहा था। जब यून ने जलन के मारे अपने घाव पर कुछ पानी डालने के लिए कहा तो इन लोगों ने पानी को उबाला और उबलते हुए पानी को यून की लहूलुहान बॉडी पर डाल दिया। ये पानी इतना गर्म था कि यून के बदन की चमड़ी पूरी जल गई और अपनी जगह से उतरने लगी। यून पर सिर्फ शारीरिक अत्याचार ही नहीं होता था, मानसिक अत्याचार भी किया जाता था। एक तरफ जहां उसकी चमड़ी उबलते हुए पानी की वजह से लटक रही थी, वहीं उसे 100 बार उठक बैठक करने को कहा गया। आप सोच सकते होंगे कि जब वो लड़की बैठती होगी और उसकी 2 चमड़ियां मिलती होगी तो उसे क्या दर्द होता होगा। यून की दिमागी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी, इसके बावजूद इन लोगों ने उसे अजीब अजीब से टेबल याद करने को दिए और उसके बारे में सवाल तक किए।
जब यून जवाब देने में गलती करती तो उसे और पीटा जाता। यून की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि वो ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ खा सकती थी। 9 अप्रैल की रात करीब 10 बजे ग्रुप के 3 लड़के और एक लड़की ने मिलकर यून को एक कंबल के अंदर लपेट कर बांध दिया, जैसे हम किसी चीज को रोल करके बांधते हैं ना, और उसे गाड़ी के पीछे की जो सीट होती है उसके नीचे रख दिया, जहां हम अपना पैर रखते हैं। इसके बाद ये लोग गाड़ी लेकर निकले और डीगन शहर की एक बंद फैक्ट्री में ले गए। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने यून के मजे लेने के लिए उससे एक सवाल किया कि अगर तू मरने वाली होगी तो अपने साथ किसको लेके मरना चाहेगी। भोली सी यून ने 25 साल का ली, जो कि उस ग्रुप का बॉस था, उसका नाम लिया। अपना नाम सुन के ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने जो दूसरी लड़की थी उसकी हील वाली सैंडल निकाली और उसकी हील से यून को मारने लगा। इधर फैक्ट्री में पहुंचकर ये लोगों ने गाड़ी पार्क की और ओमोक नाम की गेम खेलने लग गए। ओमोक कुछ इस तरह खेली जाती है। गेम का रूल ये था कि चारों में से जो भी बंदा राउंड हार जाता उसे कार में जाकर यून को पीटना होता था। बेचारी यून को तो ये भी पता नहीं था कि ये लोग क्यों आकर उसे मार के चले जाते हैं। हर कुछ मिनट के बाद एक गेम खत्म होता और वो गेम हारने वाला बंदा गाड़ी में जाकर यून को पीटता। ये गेम कुछ मिनट या घंटे नहीं बल्कि पूरी रात तक चलती रही और बेचारी यून की बेवजह पिटाई होती रही। इसी दौरान अगले दिन 10 अप्रैल की सुबह यून की उसी गाड़ी की सीट के नीचे कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जब इन हैवानों को यून की मौत के बारे में पता चला तो ये लोग डर गए। उन्हें अब कैसे भी करके यून की लाश को ठिकाने भी लगाना था और इस तरह ठिकाने लगाना था कि ये लोग पुलिस के हाथ ना लगे। इन लोगों ने यून के चेहरे पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उस पर आग लगा दी, ताकि अगर किसी को यून की बॉडी मिलती भी है तो जले हुए चेहरे की वजह से उसकी पहचान ना की जा सके। ये सब करने में पूरा दिन गुजर गया। 11 अप्रैल की रात करीब 2 बजे ग्रुप के 2 लड़के और एक लड़की ने मिलकर यून की लाश को गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी को लेकर शहर से बाहर एक खेत में ले गए। खेत के बाहर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और यून की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। यून को दफनाने के बाद भी इन लोगों को चैन नहीं मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही किसी के खेत में यून को दफनाया है तो कभी ना कभी उस लड़की की लाश किसी न किसी के हाथ लग जाएगी। यून को दफनाने के 3 दिन बाद ये लोग उस खेत में वापस गए। वहां जाकर उन्होंने यून की डेड बॉडी को फिर से बाहर निकाला और शहर से दूर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। यहाँ उन्होंने फिर से गड्ढा खोदा, पर इस बार ये लोग अपने साथ सीमेंट लेकर आए थे। इन लोगों ने यून की डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाला और ऊपर से सीमेंट, मिट्टी और पत्थर डाल के पूरा कंक्रीट बना दिया। 14 साल की एक नन्ही सी लड़की इस तरह बेमौत मारी गई और मिट्टी में दफन होकर रह गई। यून को दफना के ये लोग सब कुछ भूल भाल कर वापस अपनी जुर्म की दुनिया में चले गए। यून की मौत के एक हफ्ते के बाद ही 19 अप्रैल को इन लोगों ने अपनी वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करके 47 साल के किम नाम के एक शख्स को अपनी जाल में फंसाया। इन लोगों ने ग्रुप की एक लड़की यांग को मोहरा बनाकर 47 साल के किम को पेड सेक्स के लिए बुलाया और फिर उसे बंदी बनाकर उसके सारे पैसे लूट लिए। किम के पास अपना क्रेडिट कार्ड था जिसे इन लोगों ने छीन लिया, पर किम उसका पासवर्ड नहीं दे रहा था। पासवर्ड लेने के चक्कर में इन लोगों ने किम को इतना मारा कि उसकी गाड़ी की बैक सीट पर ही मौत हो गई और ये पूरी घटना दिन दहाड़े एक मोटेल के सामने हुई। इसके बाद मरे हुए किम को ये लोग उसी गाड़ी में छोड़कर वहां से भाग गए। किम की हत्या की जांच करते हुए पुलिस ने 3 दिन बाद ली, हो और दूसरे ली को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें डीगन डिटेंशन सेंटर भेजा गया। इन्हीं तीनों की कॉल डिटेल चेक करते हुए पुलिस ने उस किम को भी ढूंढ लिया जिसने छोटी सी यून को अपनी प्रेम जाल में फंसाकर इन गुंडों के हवाले कर दिया था। पुलिस ने किम को गिरफ्तार किया और यहीं पर पुलिस ने किम से यून के बारे में सवाल किए
जिसके बाद यून पर हुए अत्याचार और उसकी मौत की पूरी कहानी सामने आ पाई। पुलिस ने यून के सारे अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तार किया। इस मामले में कोरिया में ही 2 अलग अलग कोर्ट में केस चला, एक चैंगवॉन में और दूसरा डेगन में। ग्रुप की सभी लड़कियां लगभग नाबालिग थी। लड़कियों में से यांग को 6 से 9 साल तक जेल की सजा सुनाई गई, जबकि बाकी 2 लड़कियां जोंग और हो को 6 से 8 साल की सजा सुनाई गई। इन तीनों लड़कियों ने ग्रुप के लड़कों पर इल्जाम लगाते हुए अपने बचाव में ये कहा कि लड़कों ने ही इन लड़कियों को यून पर अत्याचार करने के लिए मजबूर किया था, पर कोर्ट ने इनकी इस दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये लड़कियां सब कुछ जानते हुए भी पूरे होशो हवास में यून पर जुल्म कर रही थी। अगर ये लड़कियां चाहती तो यून को बचा भी सकती थी, पर इन्होंने ऐसा करने के बजाय अपराधियों का साथ दिया। ग्रुप के जो मेन 3 लड़के थे, उनमें से ली और हो को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि दूसरे ली को 35 साल जेल की सजा सुनाई गई। आज ये तीनों कातिल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इस केस का शायद सबसे अहम अपराधी होगा वो किम, जिसने यून को अपनी प्रेम जाल में फंसाया, उसे घर से भगाया और इन गुंडों के हवाले किया। उसने कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि वो यून की हत्या में सीधे शामिल नहीं था। कोर्ट ने भी किम की इस दलील को स्वीकार किया और किम को सबसे कम सिर्फ 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो ये थी कोरिया की यून की कहानी, जिसकी कहानी काफ़ी हद तक जापान की जुंको फुरुता की कहानी से मिलती जुलती है। फर्क बस इतना होगा कि जुंको ने 44 दिनों तक अत्याचार सहे थे, जबकि यून बेचारी 20 दिन के टॉर्चर के बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। ऐसे हर केस लिखते और रिसर्च करते हुए मेरे मन में ये एक सवाल हमेशा आता है, आखिर कुछ लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? उन्हें क्या मिलता है ये सब करके? क्यों एक इंसान की जिंदगी की कीमत कुछ लोग नहीं समझ सकते? हर बार केस पूरा हो जाता है और सवाल मेरे मन में ही रह जाता है, शायद इंसान की जात ही ऐसी है। आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से खुल के डिस्कशन करूँगा।